Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Let's begin our today's MCQ session. First question. Blood pressure is measured by. ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है? नैनोमीटर, स्पाइग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर या कैलोरीमीटर? The right answer is option B. It is स्पाइग्मोमैनोमीटर. स्पाइग्मोमैनोमीटर की सहायता से हम ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं. ब्लड प्रेशर हमेशा mmHg के अंदर नोट किया जाता है. मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजीरियम यानी कि इस ब्लड प्रेशर डिवाइस के अंदर मरकरी होता है जिसे हाइड्रोजीरियम के नाम से भी जानते हैं और नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है. बीपी इंस्ट्रूमेंट यानी स्पाइग्मोमैनोमीटर के साथ साथ बीपी मेजरमेंट के लिए स्टेथोस्कोप की आवश्यकता भी होती है. स्टेथोस्कोप की ट्यूबिंग की लेंथ यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 12 इंचेस. यहाँ पर जो नैनोमीटर शब्द लिखा है ये भी लंबाई को मापने का एक मेजरमेंट स्किल है. लेंथ को मापने का मैट्रिक सिस्टम है और एक नैनोमीटर कितने के बराबर होता है यदि ये आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 1/1 बिलियंथ ऑफ 1 या फिर इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁹. दिस इज 1 नैनोमीटर. बैरोमीटर डिवाइस की मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हैं. कैलोरीमीटर हीट की मात्रा को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. किसी भी केमिकल रिएक्शन से कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है या कितना हीट लॉस हो रहा है इसे मापने के लिए कैलोरीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन इज. ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो कि हीट के लिए रेसिस्टेंस होता है यानी कि कुछ समय तक अगर एक निश्चित टेम्परेचर दिया जाए तब भी वो ख़राब नहीं होता? OPV, TT, BCG या ये सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. टिटनेस टॉक्सोइड जो कि टिटनेस से प्रिवेंशन हेतु लगाया जाता है इसे हम हीट रेसिस्टेंट वैक्सीन के नाम से जानते हैं. वहीं पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हीट सेंसिटिव वैक्सीन इन सभी में से कौन सा है तो आप बताएंगे ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि पोलियो डिजीज़ से प्रिवेंशन हेतु दिया जाता है. कई बार इसे सेबिन वैक्सीन के नाम से भी पूछा जाता है. याद रखिएगा ओरल पोलियो वैक्सीन थोड़ा बहुत भी टेम्परेचर मिले तो ये ख़राब हो सकता है इसलिए इसे हम हीट सेंसिटिव वैक्सीन के नाम से जानते हैं. ओरल पोलियो वैक्सीन को अगर लंबे समय तक स्टोर करना हो तो इसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे कम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है और अगर नॉर्मल इसे रेफ्रिजरेटर्स में कम समय के लिए स्टोर करना हो तो इसे आप 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्ली साइन ऑफ हाइपोक्सिया इज. अगर किसी क्लाइंट की बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो यानी हाइपोक्सिया कंडीशन हो तो उसमें सबसे पहला साइन कौन सा देखने को मिलेगा? रेस्टलेसनेस, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस या साइनोसिस? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, रेस्टलेसनेस. हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब है टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी और ये जनरली अस्थमा, COPD, एटलेक्टेसिस आदि कंडीशंस में हो सकता है.
इस सिचुएशन में सबसे पहले पेशेंट रेस्टलेस महसूस होगा करेगा और यही फर्स्ट या अर्ली साइन के रूप में जाना जाता है। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइसल्फिराम एक्ट एज, डाइसल्फिराम मेडिसिन किसकी तरह काम करती है? एंटाब्यूज, एंटीडॉट, एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक? The right answer is option A, एंटाब्यूज। जब कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जाता है, उसका गलत उपयोग करता है और आदी हो जाता है, तो इस चीज़ को छुड़ाने के लिए हम एंटाब्यूज सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली कहें तो जो लोग लंबे समय से अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनमें इस अल्कोहल की लत को छुड़ाने के लिए, शराब की आदत को छुड़ाने के लिए एंटाब्यूज सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम डाइसल्फिराम के नाम से जानते हैं। जिन पेशेंट्स को हम ये डाइसल्फिराम मेडिसिन देते हैं, अगर वो इस मेडिसिन के साथ अल्कोहल का इंटेक करते हैं तो उन्हें अनप्लीजेंट फीलिंग्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे ही उन्होंने डाइसल्फिराम के बाद ड्रिंक की तो उनमें फ्लशिंग ऑफ फेस होगा, चेहरा लाल हो जाएगा, हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, वीकनेस फील होगी, ब्लड विजन, चेस्ट पेन, ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी। और इन इफ़ेक्ट्स के आने के बाद पर्सन अल्कोहल को ये मानने लगता है कि अब उसे ये अल्कोहल सूट नहीं हो रहा है और फिर वो इसे छोड़ देता है। जनरली ये मेडिसिन पेशेंट को बिना बताए ही दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर पीएससी। अगर किसी एरिया में आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन करना है तो वहाँ पर मिनिमम कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए? हिली, ट्राइबल और डिफ़िकल्ट एरियाज़ में 20,000, प्लेन एरियाज़ में 30,000, या फिर ऑप्शन बी, हिली, ट्राइबल, डिफ़िकल्ट एरिया में 25,000 और प्लेन एरिया में 20,000। ऑप्शन सी, हिली, ट्राइबल, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में 20,000 और प्लेन एरिया में 25,000, या फिर हिली, ट्राइबल, डिफ़िकल्ट एरिया में 30,000 और प्लेन एरिया में 20,000। प्रीवियस एग्ज़ाम में इस चीज़ को काफ़ी बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। The right answer is option A. ऐसे सभी क्षेत्र जो कि पहाड़ी, ट्राइबल, डेजर्ट या डिफ़िकल्टी वाले एरियाज़ में है, जहां पर पहुंचकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं डिलीवर करना मुश्किल है, उन जगहों पर अगर 20,000 की आबादी है तो आप एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके ऑपोजिट जो कि मैदानी क्षेत्र हैं, प्लेन एरियाज़ हैं, जहां पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, उन जगहों पर 30,000 की आबादी यदि है तो आप पीएससी खोल सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ एन अलार्मिंग साइन ऑफ प्री एक्लेम्शिया? प्री एक्लेम्शिया होने पर अलार्मिंग साइन के रूप में किस फाइंडिंग को देखा जाता है? ब्लड प्रेशर 140/90, डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस 4+, एडिमा ग्रेड ऑफ +2, प्रोटीन्यूरिया +2। The correct answer is option B, deep tendon reflex 2+ grade or more। प्री एक्लेम्प्टिक क्लाइंट में यदि आपको ये सभी फाइंडिंग्स देखने को मिलें तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। अगर इस पर्सन में स्वेलिंग यानी एडिमा 2+ ग्रेड या इससे ज़्यादा हो, प्रोटीन्यूरिया ग्रेड 2+ या इससे ज़्यादा हो, 160/90 से बीपी ज़्यादा हो, या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएं, या फिर 2+ ग्रेड से ज़्यादा हो,
तो इन सभी फाइंडिंग्स के मिलने पर आपको तुरंत अलर्ट होना है और पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड करवानी है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, chlorpromazine is usually not administered intravenously as it can cause serious। क्लोरप्रोमेजिन मेडिसिन को हम इंट्रावीनसली क्यों एडमिनिस्टर नहीं करते हैं? डिस्टोनिया, ट्रिमर्स, सेरिब्रल एडिमा या फिर हाइपोटेंशन। इस मेडिसिन के किस इफेक्ट के कारण इसे आईवी नहीं दिया जाता? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइपोटेंशन। क्लोरप्रोमेजिन मेडिसिन को हम जनरली ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, माउथ के द्वारा पेशेंट को लेने के लिए कहते हैं। क्लोरप्रोमेजिन मेडिसिन एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। इट इज़ अ एंटीसाइकोटिक मेडिसिन और इसका इस्तेमाल साइकोटिक डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो सीजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट में क्लोरप्रोमेजिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी इन एंटीनेटल पीरियड is associated with congenital neural tube defects। किस विटामिन की कमी के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं? विटामिन के, विटामिन डी, थायमीन या फॉलिक एसिड। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉलिक एसिड। एंटीनेटल पीरियड यानी प्रेगनेंसी के दौरान यदि विटामिन B9, जिसे आप फॉलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं, पर्याप्त मात्रा में ना लिया जाए तो इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं, NTD हो सकता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स की बात की जाए तो ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा वह डिसऑर्डर है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट रह जाता है, स्पाइनल कॉर्ड सही तरीके से बन नहीं पाती। और दूसरा होता है एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली के अंदर बच्चे का जो ब्रेन है वो पूरी तरह से नहीं बन पाता, सेरेब्रम नहीं बन पाता और ऐसे बच्चे ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाते। स्पाइना बाइफिडा के अंदर स्पाइनल कॉर्ड फ्यूज़ नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड के इंटरनल कंटेंट्स हैं, फ्लूइड, मेनिंजियल लेयर आदि बॉडी से बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होती है। और एनेन्सेफेली के अंदर बच्चे का क्रेनियम वॉलेट बन नहीं पाता और सेरेब्रम पोर्शन का भी अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट एंड लेंथ ऑफ अ नॉर्मल फुल टर्म बेबी with birth weight 2.5 kg at 1 year of age is expected to be। किसी बच्चे का जन्म के समय वजन 2.5 किलो है तो इस बच्चे का 1 साल की उम्र पर वजन और लेंथ कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 7 kg एंड 70 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन बी 7.5 kg एंड 75 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन सी 9 kg एंड 80 सेंटीमीटर्स, ऑप्शन डी 12 kg एंड 85 सेंटीमीटर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7.5 kg एंड 75 सेंटीमीटर्स। जन्म के समय बच्चे का जितना भी वजन होता है वो 1 साल की उम्र में लगभग 3 गुना हो जाता है। यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चे का वजन 2.5 kg बताया गया है तो 1 साल में ये 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 7.5 kg हो जाएगा। और अगर बच्चे की हाइट की बात की जाए तो जन्म के समय बच्चे की लंबाई जितनी थी उसका 50% 1 साल की उम्र में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, हम ये मानते हैं कि बच्चे का जन्म के समय जो नॉर्मल लंबाई होती है वो 50 सेंटीमीटर होती है और 1 साल की उम्र में इसका 50% बढ़ जाएगा,
यानी कि 25 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, तो आप इसे टोटल करेंगे तो वो आएगा 75 सेंटीमीटर्स। तो 1 साल की उम्र पर बच्चे का वजन लगभग 7.5 किलोग्राम और जो लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर्स होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 seen in outside in China। चाइना से बाहर किस देश में सबसे पहला COVID-19 का कंफर्म केस पाया गया था? इटली में, अमेरिका में, स्पेन में या थाईलैंड में? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, थाईलैंड। याद रखिएगा, 13 जनवरी 2020 को चाइना से बाहर थाईलैंड वह पहला कंट्री था जहां पर ऑफिशियल कंफर्म केस ऑफ COVID-19 पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉयज टू अनदर, दिस टाइप ऑफ प्ले इज। एक बच्चा अपने खिलौनों को दूसरे को बच्चे को खेलने के लिए नहीं देता, ये किस प्रकार का प्ले है? पैरेलल, ग्रुप, सोशल या सभी? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले जनरली टॉडलर एज ग्रुप वाले बच्चों में देखने को मिलता है। टॉडलर एज ग्रुप का मतलब है 1 से 3 साल की उम्र के बच्चे। ये बच्चे आपस में एक दूसरे के पास या साथ खेलते तो हैं, लेकिन अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करते, अपने खिलौने दूसरे चाइल्ड को नहीं देते। दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए सिरप a 5 years old child does receive। 5 साल की उम्र होने तक विटामिन ए की कितनी डोजेस बच्चे को मिल जानी चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9, 10 या 9। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। The right answer is option D, total 9 doses। जब बच्चे की उम्र 9 महीने की होती है, 9 मंथ्स की होती है, तब वो हॉस्पिटल में मीज़ल्स का वैक्सीन लेने आता है। उसी समय विटामिन ए की पहली डोज दी जाती है, जो कि 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की होती है। उसके बाद नेक्स्ट डोज बच्चा जब 16 से 18 महीने की उम्र पर हॉस्पिटल में डीपीटी बूस्टर डोज लेने आता है, तो उस समय दी जाती है और ये डोज 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट की होती है। इस डोज के बाद 6 मंथ के गैप से हर बार 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए दिया जाता है और कुल 5 साल की उम्र तक ये वैक्सीनेशन चलता है, प्रोफाइलैक्टिक दिया जाता है और ऐसा करते हुए टोटल 9 मेगा डोजेस बच्चे को डिलीवर कर दी जाती हैं। और अमाउंट का यदि आपसे पूछा जाए कि कुल कितना अमाउंट दिया जाता है, तो आप बताएंगे 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्क ब्राउन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट्स। अगर किसी वुमेन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन हो जाए तो ये क्या बताता है? पोस्ट मैच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन डेथ, RH इनकम्पैटिबिलिटी या एक्सीडेंटल हैमरेज? प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंट्रायूट्राइन डेथ। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर
डार्क ब्राउन या डार्क टोबैको कलर हो जाए तो इसका मतलब है बच्चे की यूट्रस में डेथ हो चुकी है। अगर पोस्ट मैच्योरिटी है तो उस सिचुएशन में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीनिश येलो हो जाता है। इसे ही आप सैफ्रॉन कलर भी कहते हैं। RH इनकम्पैटिबिलिटी के केस में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो गोल्डन कलर का हो जाता है और एक्सीडेंटल हेमरेज होने पर डार्क कलर का एमनियोटिक फ्लूइड होता है, डार्क या डार्क रेड कह सकते हैं आप। इसके अलावा अगर बच्चे ने यूट्रस में ही म्यूकोनियम यानी फर्स्ट स्टूल पास कर दिया है तो इस सिचुएशन में एमनियोटिक फ्लूइड जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कलर्स हैं जो एमनियोटिक फ्लूइड से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल अमाउंट है एट टर्म प्रेगनेंसी पे अराउंड 800 ml होता है। अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड 2000 ml से ज़्यादा हो जाए तो ये कंडीशन हाइड्रोएमनियोज या पॉलीहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानी जाती है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से कम हो जाए तो ये कंडीशन ओलिगोहाइड्रोएमनियोज के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लॉटिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? एंटीबायोटिक्स, एंटीकोगुलेंट्स या एनाल्जेसिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ब्लड क्लॉट के बनने को रोकने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं उन्हें हम एंटीकोगुलेंट्स के नाम से जानते हैं। हेपेरिन, वारफेरिन ये सभी एंटीकोगुलेंट्स के एग्जाम्पल हैं। और याद रखिएगा, अगर किसी ब्लड वेसल में एक बार क्लॉट बन गया है तो इस क्लॉट को ये एंटीकोगुलेंट मेडिसिन जैसे कि हेपेरिन और वारफेरिन आदि डिसॉल्व नहीं कर सकते। इन्हें डिसॉल्व करने के लिए टीपीए ड्रग्स दिए जाते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स दिए जाते हैं। इसमें यूरोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल और टोटल सेपरेशन ऑफ वुंड लेयर्स इज टर्म्ड एज। अगर किसी घाव की लेयर्स या कवरिंग पूरी तरह से या कुछ हद तक सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? एविसरेशन, डेहिसेंस, प्रेशर सोर या इन्फेक्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड डेहिसेंस। मान लीजिए किसी पेशेंट में आपने सर्जरी की और सर्जरी के बाद स्टिचेस लगाकर इस सर्जिकल साइट को सिक्योर कर दिया, लेकिन अब किसी कारण से ये जो सर्जिकल साइट है ये ओपन हो गई, ये जो स्टिचेस लगाए थे ये टूट गए और पेशेंट का जो घाव है वो खुल गया, तो इसे आप डेहिसेंस के नाम से जानते हैं। अगर इस घाव से कोई इंटरनल ऑर्गन बाहर की तरफ निकल जाए, प्रोट्यूड हो जाए, तो ये कंडीशन एविसरेशन कहलाती है। ये दोनों ही टर्म्स प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। लाइफ के फर्स्ट डे पर टर्म बेबी को कितना फ्लूइड आवश्यक होता है? 60 to 70 ml पर केजी, 70 to 80 ml पर केजी, 100 to 120 ml पर केजी या 150 ml पर केजी। The right answer is option A, 60 to 70 ml per kg. Next question, all are the sign of appendicitis except। appendicitis में कौन सा साइन नहीं देखने को मिलता?
रोवजिंग साइन, मैकबर्ने साइन, सॉसेस साइन या ब्लूमबर्ग साइन? The right answer is option D, Bloomberg sign. अपेंडिसाइटिस वह कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन हो जाती है। इस डिजीज़ में पेशेंट को राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में काफ़ी पेन देखने को मिलता है। इस कंडीशन के ट्रीटमेंट में सर्जरी को प्रेफर किया जाता है। रोवजिंग साइन वह साइन है जिसमें पेशेंट के यदि लेफ्ट लोअर एब्डोमेन को पाल्पेट किया जाए तो पेशेंट को राइट लोअर एब्डोमेन में, राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में पेन फील होता है। मैकबर्ने साइन क्या है, आइए इसे भी जान लेते हैं। मान लीजिए ये आपका पेशेंट है, ये पेशेंट का अम्बिलिकस है और ये पेशेंट का राइट एंटीरियर सुपीरियर आइलियक बोन है। इन दोनों अम्बिलिकस और इस बोन के बीच में एक इमेजिनरी लाइन मानी जाए और इस बोन से 2 इंचेस दूरी पर मैकबर्नेस पॉइंट पाया जाता है। इस पॉइंट पर एग्जामिनर द्वारा पाल्पेट करने पर, प्रेशर डालने पर पेशेंट को सीवियर पेन होता है और हाथ को जब पेशेंट एग्जामिनर हटाता है, प्रेशर हटाता है तो उस समय भी पेन होता है, टेंडरनेस होती है। तो ये साइन मैकबर्ने साइन कहलाता है और ये स्पेशली अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है सॉसेस साइन। सॉसेस साइन को चेक करने के लिए हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटाते हैं, यानी बाईं करवट पर लिटाते हैं। अब इस पेशेंट के अपर लेग को यानी राइट लेग को पीछे की तरफ फ्लेक्स करते हैं, राइट लेग को बैकवर्ड फ्लेक्स करते हैं और ऐसा करने पर अपेंडिक्स वाली जगह पर यदि पेन इलेक्ट हो तो ये कंडीशन पॉजिटिव सॉसेस साइन कहलाती है। नेक्स्ट साइन आता है ब्लूमबर्ग साइन। ब्लूमबर्ग साइन आपको पेरिटोनाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। पेरिटोनाइटिस वह कंडीशन है जिसमें हमारी पेरिटोनियल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाती है। इस साइन को ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट के एब्डोमेन एरिया पर जब प्रेशर डाला जाता है तो पेशेंट को पेन फील नहीं होता, लेकिन जैसे ही एग्जामिनर इस प्रेशर को रिलीज करता है, अपना हाथ हटाता है, उस समय पेशेंट को पेन फील होता है। यही कंडीशन रीबाउंड टेंडरनेस के नाम से भी जानी जाती है। चाहे आप रीबाउंड टेंडरनेस कह दीजिए या ब्लूमबर्ग साइन कह दीजिए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पेशेंट के एब्डोमेन पर प्रेशर अप्लाई करते समय पेशेंट को पेन ना होकर प्रेशर रिलीज करते समय पेन हो तो ये कंडीशन रीबाउंड टेंडरनेस या ब्लूमबर्ग साइन कहलाती है, जो कि पेरिटोनाइटिस कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पावरफुल स्टिमुलस फॉर रेस्पिरेटरी सेंटर इज। किसी भी पेशेंट में रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करने के लिए एक पावरफुल स्टिमुलस कौन सा माना जाता है? ऑक्सीजन की कमी, पीएच का बढ़ना, CO2 की अधिकता या ऑक्सीजन का बढ़ना? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर जब स्टिमुलेट होगा तभी हम रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। अगर ये रेस्पिरेटरी सेंटर रिलैक्स हो जाए तो हम ब्रीथिंग नहीं करेंगे। रेस्पिरेटरी सेंटर जब हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है तब एक्टिवेट होता है और हम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं। COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम एक लिमिटेड अमाउंट से यानी 2 लीटर पर मिनट की रेट से ही ऑक्सीजन देते हैं और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इस पेशेंट की बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा एक लिमिट तक रहे और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक लिमिट से ऊपर रहे, ताकि पेशेंट का रेस्पिरेशन सेंटर काम करता रहे और पेशेंट ब्रीथिंग करता रहे।
अगर पेशेंट को आपने हाई अमाउंट की ऑक्सीजन दे दी तो इसका जो रेस्पिरेशन सेंटर है वो रिलैक्स हो जाएगा और पेशेंट ब्रीथिंग नहीं करेगा और ये कंडीशन बिगड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम यूट्राइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज। डिलीवरी होने से पहले अगर प्लेसेंटा अपनी जगह से हट जाए, उखड़ जाए, तो इसे आप क्या कहेंगे? एब्रप्टियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल डिस्ट्रेस या कॉर्ड प्रोलैप्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। किसी नॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा का डिलीवरी से पहले सेपरेट हो जाना, प्री मैच्योर सेपरेशन हो जाना एब्रप्टियो प्लेसेंटा कहलाता है और इस कंडीशन में पेशेंट को पेनफुल ब्लीडिंग होती है। तो एब्रप्टियो प्लेसेंटा को आइडेंटिफाई करने के लिए पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग एक इम्पॉर्टेंट साइन के रूप में काम में लिया जा सकता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।